नमस्कार साथियों, मैं गुरनाम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज घरौंडा। आज हम गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति व समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे ही गुप्त साम्राज्य की बात करें, जो लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के आसपास एक लंबे समय तक भारत के ऊपर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से भी एक उत्कृष्टता की तरफ लेकर गए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है। तो जब हम बात करें कि सबसे पहले श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, गुप्त वंश की नींव रखी थी। उस समय श्रीगुप्त, जैसा अभिलेखों से, स्रोतों से पता चलता है कि कोई महाराजाधिराज, महाराजा इस तरह की कोई पदवी नहीं थी। शायद वो किसी शासकों का सामंत रहा होगा और इलाहाबाद के ऊपर नेपाल की तराई में संभवतः इसका राज्य, इसका क्षेत्र रहा होगा। 275 से 300 ईस्वी तक अपने स्थिति को दृढ़ करते हुए गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और इसने अपना क्षेत्र कौशाम्बी को बनाया। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार उसने मगध के पूर्व में नालंदा से प्राय थोड़ी दूरी पर अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच 300 से 320 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और इसका वर्णन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से पता चलता है। ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिनके ऊपर घटोत्कच गुप्तस्य लिखा हुआ है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए मगध के पूर्व उत्तर में लिच्छवी वंश के शासक का क्षेत्र था। उनकी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। इन विवाह संबंधों से चंद्रगुप्त प्रथम की शक्ति और बढ़ गई और इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और दूसरी तरफ कुमार देवी के चित्र हैं। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में महाराजाधिराज की पदवी के साथ शासन शुरू किया और एक लंबे समय 375 ईस्वी तक शासन किया। अगर हम इस वंश के स्रोतों की बात करें, गुप्त साम्राज्य के स्रोतों की, तो इसमें विभिन्न स्रोत हमारे सामने आते हैं। जैसे कि गुप्तकालीन लेख हैं, शिला हैं, स्तंभ, ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किए हुए, वैशाली में बहुत
पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कवि हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में पता चलता है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से हम विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से, शूद्रक की मरीच कटिका से, विदेशी यात्री फाहियान जो लगभग 6 वर्ष इनके शासनकाल में रहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल ने अपनी पुस्तक फाकिकी में गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया है। पुराणों में, वायु पुराण में विशेष तौर पर गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, व्यास स्मृति में गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। कामंदक की नीति शास्त्र, विशाखदत्त का द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम, मंजूश्री मूलकल्प, वात्स्यायन की कामसूत्र, किशोरिका का कौमुदी महोत्सव, कालिदास के महान नाटक कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र आदि रचनाओं में गुप्त काल के बारे में विस्तार से पता चलता है। अभिलेखों की बात करें तो प्रयाग अभिलेख जो गुप्तकालीन अभिलेख है, समुद्रगुप्त के बारे में विशेष तौर पर जो हरिसेन ने द्वारा इस पर वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। मूर्तियों और मंदिर की बात करें तो इसमें बहुत सारी मूर्तियां गुप्त सम्राटों की धार्मिक रुचि, मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म के साथ संबंधों को व्यक्त करती हैं। ये मूर्तियां सारनाथ, बनारस, नालंदा, मथुरा आदि में बड़ी प्रचुर मात्रा में मिली हैं। भुमरा का शिव मंदिर, मध्य प्रदेश में तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, भीतरी गांव का विष्णु मंदिर कला तथा धार्मिक विश्वासों के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी तरह से मुद्रा, सोने और चांदी की बहुत प्रचुर मात्रा में गुप्त काल में मुद्रा प्रचलन में दिखाई देती है, जिससे व्यापार और वाणिज्य का पता चलता है। इन मुद्राओं में गुप्त राजाओं के नाम, उनके शासनकाल की तिथि, उनकी संगीत व धर्म में रुचि, जैसे कुछ मुद्राओं में राजा के नाम, उनके चित्र, देवी देवताओं के चित्र, शासनकाल की तिथि का विवरण अंकित है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर एक तरफ महारानी कुमार देवी का नाम है, दूसरी ओर लिच्छिबाई शब्द अंकित है कि शायद वो वर्णन करता है कि कुमार देवी लिच्छवी वंश से संबंध रखती है। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया है। संभवतः प्रतीत होता है कि संगीत में उसकी रुचि थी। गरुड़ के चित्र सिक्कों के ऊपर मिले हैं, इससे संभवतः प्रतीत होता है कि गुप्त शासक
हिंदू धर्म की वैष्णव शाखा से संबंध रखते थे। जब हम समुद्रगुप्त की बात करें, जो एक महान शासक के रूप में पूरे उत्तरी भारत के ऊपर शासन किया, इसके साथ साथ दक्षिण भारत को विजित करके भारत को एक राजनैतिक एकता के सूत्र में उसने पिरोया। इसके प्रभाव को देखते हुए आसपास के शासकों में, जिसमें मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, इन देश के शासकों ने मानो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसके नाम के सिक्के जारी किए। वह श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने इसके साथ मित्रता संदेश भेजा। वह बोध गया में एक बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध स्थल बनाने की परमिशन मांगी। समुद्रगुप्त की तुलना हम नेपोलियन से करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी आगे है, क्योंकि जब समुद्रगुप्त ने जो विजय अभियान चलाया तो समुद्रगुप्त के पास चौथी शताब्दी में इतने साधन नहीं थे जो नेपोलियन के पास यूरोप में इतने साधन थे, जिसमें बंदूक, तोप, गोला बारूद की बात करें। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत तक लगभग 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो विजय अभियान चलाया, वो अपने आप में एक साहस का प्रतीक है। जिस उत्तरी भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को हराकर अपने विजय अभियान को जारी रखा, जबकि नेपोलियन ट्राफलगू या वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और उसका अंत उसको एक कैदी की तरह जंगल, समुद्र के बीच में टापू पर छोड़ दिया जाता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि समुद्रगुप्त का अंत इस तरह से नहीं होता, हार के कारण। समुद्रगुप्त ने अपने उत्तरी भारत के 9 राजाओं के संघ को हराकर, जिसमें सबसे पहले वह अपने विजय अभियान में आर्यव्रत की विजय करता है। विंध्याचल पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत तक के बीच के क्षेत्र को आर्यव्रत कहते हैं। सबसे पहला जो इसका विजय अभियान था वो मध्य भारत, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में 4 आर्यव्रत के शासकों के विरुद्ध था। जिनमें हरिसेन के इलाहाबाद स्तंभ लेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत उत्तरी भारत के राजाओं से 2 बार टक्कर ली। इलाहाबाद प्रशस्ति की 13वीं पंक्ति से पता चलता है कि इन आरंभिक राजाओं में अच्युत, नागसेन, गणपति नाग व घोष नाम का शासक थे। कौशाम्बी के निकट इनको हराया। आर्यव्रत की दूसरी विजय। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए नागसेन, गणपति नाग जैसे नागवंश के शासकों ने 9 राजाओं का एक संघ बनाया, जिसमें रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, नागसेन, गणपति नाग, नंदिन, बलवर्मा जैसे। उस समय इन शासकों का, जैसे नागसेन ग्वालियर पर था, गणपति नाग मथुरा में शासन करते थे, मातिल बुलंदशहर में, चंद्रवर्मन
बंगाल पर, बलवर्मा असम, रुद्रदेव बुंदेलखंड, नंदीनाग मध्य भारत, नागदत्त मध्य प्रदेश पर शासन करते थे। लेकिन इन 9 राजाओं के संघ को समुद्रगुप्त ने हरा दिया। उसके बाद दक्षिण राजाओं में इसमें हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में वर्णन करता है कि दक्षिण भारत के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के लिए 4800 किलोमीटर जंगलों से होकर जाना पड़ा। 346 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने केसल के महेंद्र को पराजित किया, जो रायपुर और संबलपुर के आसपास के प्रदेशों का शासक था। फिर उसके बाद उड़ीसा की ओर महाकांतर के व्याघ्र राज को पराजित किया, जिसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद कोरला के शासक मंतराज पिष्टपुर के महेंद्रगिरी को पराजित किया। उसके बाद गंजम के शासक स्वामीदत्त व अंडरपोल कलिंग के दक्षिण का प्रदेश पड़ता है ये, के शासक का दमन किया। आगे चलते हुए समुद्रगुप्त ने कांची के विष्णुगोप, विंगी के हस्तिवर्मन, पालक के उग्रसेन को बुरी तरह पराजित किया। लेकिन इन सभी शासकों को समुद्रगुप्त ने राजधानी वापस लौटा दी और इनसे वार्षिक कर लेना स्वीकार कर लिया। यह एक अच्छे राजनीतिज्ञ की सूझबूझ थी। क्योंकि हो सकता है सुदूर दक्षिण तक समुद्रगुप्त अपने प्रशासनिक विस्तार में कामयाब होता या नहीं। उसके बाद समुद्रगुप्त ने मध्य भारत में विंध्य और क्षेत्र के कुछ राजाओं को पराजित किया, जिसमें मध्य देश के शासक हम कह सकते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में हरिसेन लिखता है कि अंतिम विजय अभियानों में सीमांत प्रदेशों की विजय समुद्रगुप्त ने प्राप्त की, जिनमें समतट पूर्वी बंगाल, कामरूप, आधुनिक असम, ढाका, नेपाल, कीर्तपुर पंजाब आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने समुद्रगुप्त को प्रतिवर्ष कर देना स्वीकार किया। कुछ ऐसे शासक हैं जिनमें मालव, अर्जुनायन, योधे, मुद्रक, आभीर, खरपरीख, जैसे मालवा का शासक राजस्थान अर्जुनायन आगरा पर, मालवा का शासक राजस्थान पर, अलवर, भरतपुर, योधे पूर्वी पंजाब उत्तर प्रदेश और आभीर राजपुताना पर शासन करते थे, उनको हरा दिया। उसके बाद विदेशों से संबंध, जैसे श्रीलंका के शासक मेघवर्मन के साथ संबंध हुए। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि मलाया द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, इंडोनेशिया जैसे शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसके नाम के सिक्के जारी किए। भारत में विस्तृत राज्य साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए। उसमें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, मुद्रा प्रचलित की, क्योंकि कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त में अश्वमेध यज्ञ व दूसरी ओर अश्व यानी कि घोड़े का चित्र अंकित मिला है।
मनुष्य के रूप में समुद्रगुप्त एक बुद्धि, वीरता और साहस का अनूठा संगम था। जब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो गरीबों में कई लाख गायें, स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। शिकार खेलते हुए भी सिक्कों में दिखाया, उसको शिकार करने का भी शौक था। समुद्रगुप्त को सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया है तो संगीत के प्रति इसका प्रेम था। और ये कहा जाता है कि महान संगीतज्ञ कश्यप, नारद, तुमरू भी इसके आगे नहीं टिक पाते थे। सेनानायक के रूप में जैसे उत्तरी भारत के 9 शासकों, दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को 4800 किलोमीटर की यात्रा करके ये सैनिक अभियान को जारी रखा, सीमांत प्रदेशों पर विजय स्थापित की। समुद्रगुप्त ने अपने प्रशासन को आगे प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटा हुआ था, निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था। हालांकि समुद्रगुप्त हिंदू धर्म की वैष्णव शाखा को मानता था। गरुड़ का चित्र इनके सिक्कों पर मिला है, लेकिन दूसरे शैव शाखा के प्रति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति भी इसकी सहिष्णुता की नीति जारी रही। कला और साहित्य का संरक्षक। उसके शासनकाल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला के साथ साथ शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। अनेक भवनों, मंदिरों का निर्माण करवाया। वह उच्च कोटि का विद्वान था, इसलिए उसके दरबार में उसे कविराज कहकर पुकारा जाता था। असंग और वसुबंधु नामक 2 बौद्ध विद्वान भी समुद्रगुप्त के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने ठीक ही लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली एवं अनोखा था। उसने भारत के इतिहास में एक नए युग की नींव रखी। और यदि साम्राज्य विस्तार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में इधर इंद्रप्रस्थ, मेरठ से लेकर नीचे दक्षिण भारत में सांची, उज्जैन के ऊपरी भाग तक, और नेपाल की तराई में, बिहार में वैशाली, मगध, नीचे बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति तक, जिसमें मध्य भाग में कन्नौज, कौशाम्बी, साकेत, बनारस, काशी, ये क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन दक्षिण भारत सीमांत प्रदेशों को जीतकर उनके ऊपर सीधा राज्य नहीं किया, बल्कि उनको अधीनता स्वीकार करके वार्षिक कर उनसे लिया। इस प्रकार इनकी विजय अभियान को देखते हुए, इनका साहित्य के प्रति प्रेम को देखते हुए, हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था और इसके विकास को देखते हुए इसको महान सम्राट व भारत का नेपोलियन कहा जाता है। धन्यवाद।